ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें ये एक रूप है जिसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। इसके फ्री एंड से एक ब्लॉक m सस्पेंडेड है और इसमें दो पल्सेस प्रोड्यूस की गई, पल्स 1 पल्स 2, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। सपोज़ कीजिए कि ये पल्स जो ऊपर पल्स 1 प्रोड्यूस हुई है वो OA डिस्टेंस ट्रेवल करती है टाइम t OA पे, ये यहाँ पर गिवन है टाइम t OA। और जो यहाँ पर एक पल्स प्रोड्यूस की गई लैम्डा नॉट की, वो टाइम t AO से ट्रेवल करके ऊपर तक जाती है। अब कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पे हम देखते हैं। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है TAO इज इक्वल टू TOA। इस चीज़ पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर इस पर हम कोई पॉइंट P लें, इस पर हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं, सपोज़ कीजिए ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर जो टेंशन है, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो अगर T है, यहाँ पर टेंशन T सपोज़ कर लीजिए, तो अगर टेंशन T है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो पॉइंट P पर होगी VP वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। म्यू होता है मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, और टेंशन जो है वो डिपेंड कर रही है मास ब्लॉक M पे और नीचे के पार्ट की जो ये स्ट्रिंग है उसके मास पे। इन दोनों के मास पे टेंशन डिपेंड करती है। तो दोनों ही वेव्स के लिए जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो दूसरी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की डायरेक्शन का यहाँ तो कोई रोल है नहीं। बात है टेंशन की और म्यू की। तो टेंशन सेम है इसलिए दोनों की यहाँ पर वेलोसिटी सेम होगी। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, बस डायरेक्शंस जो होंगी वो अपोजिट होंगी। तो इसकी वजह से जो टाइम लगेगा वेव को ट्रेवल करने में, O से P एंड O से A एंड फ्रॉम A टू O, वो सेम होगा दोनों का। तो पहला ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ द टू पल्सेस, पल्स 1 एंड पल्स 2 आर द सेम एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप। अगर ये पॉइंट P हमारा मिड पॉइंट हो जाए इस रोप का, तो टेंशन जो होगा दोनों वेव्स के लिए सेम होगा। म्यू कांस्टेंट है, इस रोप की प्रॉपर्टी है। तो VP का जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो सेम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन एक वेव पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव का जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और यहाँ पर एक की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड और एक की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, एक हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसलिए वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी सेम नहीं मानी जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये पहला करेक्ट हो गया, और जो दूसरा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट A। ये जब पॉइंट A पे तो वेव आती है, ये वेव पल्स 1, तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ज़रा ध्यान दें कि सबसे ज़्यादा टेंशन जो होगी वो होगी पॉइंट O पे, सबसे ज़्यादा टेंशन होगी पॉइंट O पे। मतलब टेंशन जो होगी एट पॉइंट O विल बी ग्रेटर दैन द टेंशन एट पॉइंट A। रीज़न इसका ये है कि जब यहाँ पर टेंशन काउंट करेंगे तो जो हमारा जो टेंशन काउंट करेंगे तो वेट जो होगा T होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स होगा उसके बराबर टेंशन होगा। तो हमको इतनी स्ट्रिंग का, इतनी रोप का मास लेना पड़ेगा और ये मास लेना पड़ेगा, उसको G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ L है तो जो टेंशन TO होगी, O पे टेंशन हो जाएगी, वो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो टेंशन होगा यहाँ का, वो टेंशन हो जाएगा हमारा ये ब्लॉक का मास और स्ट्रिंग का मास डेंसिटी म्यू है। स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम मान लें कैपिटल L, तो कैपिटल L इसकी लेंथ हो गई,
तो ये हो जाएगा इसकी टोटल मास स्ट्रिंग का, इसको G से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी O पे टेंशन, और A पे जो टेंशन होगी TA वो केवल ब्लॉक की वजह से होगी, वो होगी हमारे पास mg, वो होगी हमारे पास mg। तो टेंशन कहाँ पे ज़्यादा है? टेंशन पॉइंट O पे ज़्यादा है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी O पॉइंट पे, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट T के। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी जो पॉइंट O पे होगी वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? जो A पे होगी इससे, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी चूँकि सेम है, एक जैसी पल्सेस यहाँ से सेट की गई हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए F इज इक्वल टू होता है हमारे पास V अपॉन लेमडा, V अपॉन लेमडा, V अपॉन लेमडा। तो अब हमको फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, तो वेलोसिटी ये इसको कह सकते हैं VO अपॉन लेमडा, और यही चीज़ हमारे पास हो जाएगी। इसकी मान लीजिए यहाँ पे वेवलेंथ हो गई इस वेव के लिए O पॉइंट पे वेवलेंथ हमारी हो गई, इसको कह सकते हैं लेमडा 1, ये लेमडा O कह दिया। मान लीजिए O पॉइंट पे इसकी वेवलेंथ लेमडा O हो गई, और इज इक्वल टू VA, तो हाँ VA अपॉन ये हो जाएगी लेमडा A पॉइंट पे वेवलेंथ। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लें, यहाँ से हम लिख सकते हैं VO अपॉन VA। अगर इसको कैलकुलेट करके निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा VO अपॉन VA आ जाएगा लेमडा O अपॉन लेमडा A, लेमडा A। तो यहाँ से आ गया लेमडा O अपॉन लेमडा A इज इक्वल टू VO अपॉन VA। VO ज़्यादा है VA से, तो ये ग्रेटर दैन 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा O जो है वो ग्रेटर दैन हो गया लेमडा A। तो वेवलेंथ जो O पे होगी वो A से ज़्यादा होगी। तो अब ज़रा गौर करते हैं इन रिजल्ट्स पे, सी रिजल्ट पे गौर करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट A। और निकल क्या रहा है कि वेवलेंथ जो है जैसे ही पॉइंट A पे वेव आएगी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट हमारा जो है वो करेक्ट नहीं है। अब डी पे गौर करते हैं। डी में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इस फॉर्मूले से पता चलता है कि वेलोसिटी वेव की किसी भी पॉइंट पे जो सिर्फ टेंशन और म्यू पे डिपेंड करती है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, टी है टेंशन, इस पे डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हुए हमारे ए एंड डी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है A human body has a surface area of approximately 1 meter square. The normal body temperature is 10 Kelvin above the surrounding room temperature T naught. Take the room temperature to be T naught is equal to 300 Kelvin. For T naught equal to 300 Kelvin, the value of sigma T naught is T naught to power 4 is this. Sigma is the Stephen Boltzmann constant. Which of the following options इज़ आर करेक्ट? अब हमको देखना है ये जो चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ क्लोज टू 60 जूल। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी जो है ये हम सबसे पहले काउंट करेंगे। इसको पहले काउंट करते हैं।
रेडिएटेड पावर का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा EA T⁴ माइनस T0⁴। यहाँ पर T0 जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, T होता है बॉडी का टेम्परेचर, A सरफेस एरिया होता है, E एमिसिविटी होती है और सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो T जो गिवन है वो है T0 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। जो डिफरेंस है वो है 10 केल्विन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं T⁴, ये हो जाएगा हमारे पास T0 प्लस 10⁴। इसमें T0 कॉमन कर लेते हैं तो T⁴ बन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन T0⁴ T0 की वैल्यू गिवन थी 300 केल्विन, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है 10 केल्विन से। तो इसमें हम सिर्फ 2 स्टेप अगर लिख लें इसके, तो हमारे पास हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम लगा के T⁴ 1 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन T0। ये जो पावर है, ये पावर जो है ये इसके पीछे आ गई, फार्मूला यहाँ पे लगा लिया 1 प्लस x⁴n। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया 1 प्लस nx के, 1 प्लस nx के। यहाँ पर x जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1, यहाँ पर भी जो है 10 अपॉन T0 जो है वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम लिख सकते हैं T⁴ माइनस T⁴, या पूरा ही पावर लिख लीजिए तो पूरा पावर रेडिएटेड हो जाएगा बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। सिग्मा E परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लिया है 1 और ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा T⁴ ब्रैकेट में 1 प्लस 40 अपॉन T0 माइनस T⁴। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा सिग्मा T⁴ प्लस T⁴ इंटू 40 अपॉन T0 माइनस T⁴। ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा सिग्मा T⁴ इंटू 40। यहाँ ये भी गिवन है कि सिग्मा T⁴ इज इक्वल टू 460 वाट मीटर⁻⁻², ये गिवन है। तो यहाँ से हम वैल्यू ऐसा करते हैं कि T0 की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा T⁴ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम न्यूमरेटर से जो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में T0 लिखा रहने देते हैं और ऊपर T⁴ कर दी, या ना कैंसिल करते तो बात एक ही थी। तो ऊपर हो जाएगा 460 इंटू 40 और नीचे T0 है हमारा 300 केल्विन, 300, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया,
इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, 184/3 आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आ गई 61.3 जूल पर सेकेंड। और ऑप्शन जो ए है उसमें बोला गया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ क्लोज टू 60 जूल। तो जो आंसर हमारा आया 61.3 वो इसके काफ़ी क्लोज है, तो हमारा ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अब सेकेंड ऑप्शन पे गौर करते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास, इफ़ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नॉट वेरी लेस देन टी नॉट, देन टू मेंटेन the same body temperature the same living human being needs to radiate this much energy per unit time। तो अब हमको ये चीज़ दिखानी है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर वही जो अभी फॉर्मूला यूज़ किया, P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। ये जो टेम्परेचर है, ये टी, ये बॉडी का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और बोला गया है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी नॉट है। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सपोज़ कीजिए कि टी जो है वो हमारा है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, और इससे डेल्टा टी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ये ज़्यादा है हमारा। तो चूँकि ये रिड्यूस किया गया है तो हमने मान लिया कि टी जो है इतना ज़्यादा है इससे, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात यह ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज़ वेरी लेस दैन टी नॉट। तो हमारे पास यहाँ से टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी टी नॉट प्लस डेल्टा टी फोर माइनस टी नॉट टू पावर 4। टी नॉट टू पावर 4 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पर बोला गया डेल्टा टी नॉट, तो यहाँ पे डेल्टा टी नॉट कर दे रहे, डेल्टा टी नॉट, ये डेल्टा टी नॉट है, तो डेल्टा टी नॉट अपॉन टी नॉट टू पावर 4 माइनस 1। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स 4 डेल्टा टी नॉट अपॉन टी नॉट माइनस 1। ये कैंसिल, हायर ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट कर दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू सिग्मा E हमारा ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो गया, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा टी नॉट टू पावर 4 डेल्टा टी नॉट अपॉन टी क्यूब टी नॉट। तो वैल्यू इसमें बोला गया है 4 सिग्मा टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। देख लेते हैं, ये 4 बाहर आ गया, सिग्मा ये भी ठीक आ गया, 4 सिग्मा आ गया, टी नॉट इससे कैंसिल होगा, 4 पार है तो टी नॉट क्यूब बचेगा, ये भी मिल गया, डेल्टा टी नॉट। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन पे गौर करते हैं। रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी अलाउज ह्यूमन टू
मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। तो देखिए जो पावर होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एरिया रिड्यूस कर देंगे तो पावर रेडिएशन जो है जो बॉडी से एमिट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ द बॉडी टेम्परेचर राइजेज सिग्निफिकेंटली देन पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी वुड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम जानते हैं कि लैम्डा एम टी ये कांस्टेंट होता है, ये वीन कांस्टेंट बी है। अब अगर आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है बॉडी का, तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। Now next problem is a block of mass capital M has a circular cut with a frictionless surface as shown. The block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Initially the right edge of the block is at x equal to 0 in a coordinate system fixed to the table. A point mass M is released from rest at the topmost point of the path as shown and it slides down. When the block loses contact with the when mass loses contact with the block, its position is x and the velocity is v. At that instant, which of the following option is are correct? ये हमारा ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है, जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ से रिलीज़ किया गया है, और इसका ये रेडियस है जो सर्कुलर ट्रैक का वो कैपिटल R है। ये x इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल पोजीशन हमने शो की है डायग्राम में। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए, द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M इज दिस, पहला ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है द पोजिशन ऑफ द पॉइंट मास इज ये। C option is the velocity of the point mass M is this and the velocity of the block capital M is ये है, ये D ऑप्शन है। यहाँ डायग्राम में हमने ब्लॉक की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन शो की हैं। इसमें क्या हुआ है कि ये जो बड़ा ब्लॉक है ये x डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, और ये जो स्मॉल m ब्लॉक है जब ये x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है उस समय इसके लोअर सरफेस से सरफेस को छोड़ रहा है और ग्राउंड पे आ रहा है। तो इसका जो स्मॉल m ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो ये अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो ये डिस्टेंस जो है ये r डिस्टेंस ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, r डिस्टेंस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, और ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x डिस्टेंस पीछे की तरफ चल रहा है, x डिस्टेंस पीछे की तरफ चल रहा है लेफ़्ट साइड में। तो इसका दूसरा डायग्राम बना दिया हमने, इसके जस्ट सामने से एक लाइन हमने परपेंडिकुलर डाली है, और ये जहाँ से रिलीज़ कर रहा है, जहाँ से ये छूट रहा है, ये इस जहाँ से ये सरफेस को छोड़ रहा है वो पोजीशन भी हमने यहाँ पे बी पे दिखा दी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्मॉल m का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी डिस्टेंस, और ए सी हमारे पास जो डिस्टेंस है ए सी ऊपर देखिए ज़रा, ये जो है ये डिस्टेंस r है, तो ये ए सी हो जाएगी r, उस ए सी हो जाएगी r, और ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है इस स्मॉल m ब्लॉक स्मॉल m मास का, तो वो अगर निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगा ये डिस्टेंस ए सी माइनस बी सी, और बी सी डिस्टेंस जो है शिफ्ट ऑफ ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है इसका। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m, ये हो जाएगा ए बी, और ये हमारे पास हो जाएगा r माइनस एक्स, और ये हुआ राइट डायरेक्शन में। तो इस पर हम चाहें तो साइन इसका हम पॉजिटिव यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव साइन। और जो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का है वो लेफ़्ट साइड में है, तो इस पर हम नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये लेफ़्ट साइड में है और गिवन थी डायरेक्शन ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस की, और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन थी। ये डेल्टा एक्स सी एम चूँकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है नहीं, तो जो सेंटर ऑफ सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें शिफ्ट जो होगा वो 0 होगा। अब सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट का ये फॉर्मूला होता है हमारा, इससे हम चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्मॉल एक्स कितना हुआ होगा। ये चूँकि कोई भी शिफ्ट सेंटर ऑफ मास में तो हो नहीं सकता, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि m1 जो है वो स्मॉल m ब्लॉक जो है स्मॉल m मास है वो है, और ये जो डेल्टा एक्स है उसमें शिफ्ट है,
ये राइट डायरेक्शन में इसमें शिफ्टिंग हुई है जो कि r-x है, अभी हमने दिखाई है। और जो ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M मान लें, तो कैपिटल M, और इसकी शिफ्टिंग लेफ्ट साइड में हुई है तो इसको -x मान लिया, x के नेगेटिव डायरेक्शन में हुई है। टोटल मास हो जाएगा m प्लस स्मॉल m। दिस इम्प्लाइज अगर x कॉमन कर लें हम इसमें राइट साइड से, तो x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और माइनस भी कॉमन मिल जाएगा हमको, और प्लस स्मॉल m कैपिटल R। इस डिनोमिनेटर को हम इधर अगर शिफ्ट कर दें, इस साइड में भेज दें, तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से x कैलकुलेट करके निकालें तो आ जाएगा हमारे पास mr अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पहली चीज़ ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये जो है शिफ्टिंग x जो है वो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। अगर हम कोई साइन ना लिए होते, जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उस समय साइन ना लिए होते, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये आ जाता, अपने आप आता। लेकिन हमने चूँकि साइन ले लिए हैं पहले से ही, इसलिए साइन फिर नहीं आया। अब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना होने की वजह से इसका जो लीनियर मोमेंटम है इन द डायरेक्शन ऑफ x वो कंजर्व होगा। तो पहले इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम था, चूँकि रेस्ट में था, तो लीनियर मोमेंटम पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, और फाइनल लीनियर मोमेंटम, सपोज़ कीजिए कि ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है। तो ब्लॉक का मास m, वेलोसिटी v1, ये लीनियर मोमेंटम है ब्लॉक का, प्लस स्मॉल m जो मास है हमारा, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसको ब्लॉक की वेलोसिटी हमने v2 सपोज़ की है, तो यहाँ v2, और इसकी वेलोसिटी हमने v1 सपोज़ कर ली है, तो ये हो जाएगा स्मॉल m v1। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू v1। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये जो ब्लॉक है ये लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है, x की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हमने यहाँ पर भी साइन पहले से कंसीडर कर लिया होता, जैसे कि लास्ट सॉल्यूशन में कंसीडर किया है, तो यहाँ पर भी माइनस ना आया होता। लेकिन लास्ट सॉल्यूशन में हमने कंसीडर किया था तो माइनस साइन नहीं आया था, और ऑप्शन में माइनस था। तो यही शो करने के लिए कि माइनस साइन, अगर हम साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, सब पॉजिटिव लेंगे, सब एक ही डायरेक्शन मान के चलेंगे, तो वो विथ साइन हमको आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लॉक को मान लिया है, जो मन में हमने माना है वो माना यही है कि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दिखा दिया हमने, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा है वो, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों को एक ही डायरेक्शन माना, तो v2 हमारा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है कि ये जो है जिस डायरेक्शन माना है इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है। अब हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको v1 कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी क्या होगी स्मॉल m की, ये कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी करेंगे। किसी तरीके के हमारे पास यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं, तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो बाय कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन जहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमको कहना चाहिए बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इनिशियल एनर्जी ब्लॉक यहाँ पर था, तो उसकी इस जगह पे एनर्जी जो होगी ब्लॉक की, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हमने इसको रेफरेंस लाइन बोल दिया है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पर u जो है वो हमने 0 मान लिया है, और ब्लॉक पहले यहाँ पर था r हाइट पर, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी उसके पास कितनी हो जाएगी, mgh, h हमारा r है, तो mgr। इनिशियल एनर्जी ब्लॉक की हो जाएगी mgr, ब्लॉक की नहीं, ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की हो जाएगी mgr, पार्टिकल की mgr। और ब्लॉक की तो कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, इसका सेंटर ऑफ मास जितनी हाइट पे होगा वो उतनी ही हाइट पे रहेगा। तो इसलिए ब्लॉक की यहाँ पे बात नहीं कर रहे पोटेंशियल एनर्जी की, वो चेंज नहीं हो रही है। इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ये जो पार्टिकल है हमारा यहाँ पर आ चुका है,
तो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच चुका है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे नहीं है, इसको रेफरेंस लाइन बोला है, तो हाफ m इसका मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी इसकी हमने मानी है v1 स्क्वायर, ये वेलोसिटी इसकी v1 है, प्लस ये जो बड़ा ब्लॉक है इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मास कैपिटल M है और वेलोसिटी है इसकी v2। अब v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया। अब v1 स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे m भी कॉमन कर लिया, v1 स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये आ गया हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो v1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब अगर ये स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ डिनोमिनेटर थोड़ा और नीचे लिखे दे रहे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ v1 है, v1 इक्वल टू, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। x की वैल्यू ये हमारी नहीं आई है, ये नहीं आई थी, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और ब्लॉक की स्पीड कैपिटल V जो है वो ये भी नहीं है, तो इसलिए जो लार्जर ब्लॉक है बड़ा वाला उसकी ये स्पीड नहीं है। अभी हम देख के अभी दिखा देंगे, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं ए एंड सी। तो ब्लॉक की स्पीड हमने यहाँ कैलकुलेट की, v2 इक्वल टू आई माइनस m अपॉन कैपिटल M v1, वैल्यू पुट कर दी v1 की, तो ये आई, जबकि ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में ये है जो कि हमारे ऑप्शन से मैच नहीं करता, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। हमारा ये जो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, जो हमारा x की वैल्यू निकली है वो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, जबकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ये गिवन है, तो मैच नहीं करती, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड to form two loops of area A and 2A as shown in the figure. At the point of crossing, the wires remains electrically insulated from each other. The entire loop lies in the plane of paper. A uniform magnetic field B points into the plane of the paper. At t is equal to 0, the loop starts rotating about the common diameter as axis with a constant angular velocity omega in the magnetic field. Which of the following options are correct? ये हमारे पास लूप है, ये लूप है, दोनों सर्कुलर लूप हैं। ये इस तरीके से गया है कि ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पर ट्विस्टेड होके एक दूसरा लूप बन रहा है, और ये वाला जो है ये इधर चला गया। ये एरिया ऊपर वाले लूप का A है और इसका 2A है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड है, और ये ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी शो की गई है। ये कॉमन डायमीटर है जिसके अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। द नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉज ओमेगा टी। ये ऑप्शन बी है। सी है द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू लूप्स। एंड ऑप्शन डी इज द एम्पलीट्यूड of the maximum net EMF induced due to both the loops is equal to magnitude of the maximum EMF induced in the smaller loop alone. इसको देखते हैं सबसे पहले। Now by definition we know that phi is equal to BA cos theta. phi जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप, और ये जो B है ये B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है, और थीटा जो है
एरिया वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल है। अगर लूप का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो टी टाइम में उसका जो एंगल होगा एरिया वेक्टर का बी वेक्टर के साथ वो हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा लूप से जिसका एरिया ए है, द फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओमेगा टी, तो ओमेगा टी यहाँ पर हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बी ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, ये माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये माइनस है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्लियर है कि E जो है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ओमेगा टी के। फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ E, फॉर मैक्सिमम E हमारे पास साइन ओमेगा टी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए जो कि +1 होता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है ओमेगा टी वो हो जाएगा हमारा पाई/2। तो ये जो गिवन सिस्टम है अगर इसका हम नेट ईएमएफ निकालें तो वो नेट ईएमएफ जो होगा इट विल बी गिवन बाय लार्जर एरिया वाले लूप का ईएमएफ, ये हमारे पास हो जाएगा बी ए ओमेगा, ए की जगह पे इसका एरिया 2a है, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस इसका, अब इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी क्योंकि यहाँ से बेंड होके अपोजिट सेंस में गया हुआ है वायर, तो जो पोलैरिटी इसकी होगी उसके जस्ट अपोजिट इसकी होगी, तो वो हो जाएगा माइनस में बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो डिफरेंस आ जाएगा ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। तो ई नेट मैक्सिमम कब होगा? ई नेट इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तब होगी जब हमारे पास ये साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए, ये साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा और ये वैल्यू आएगी बी ए ओमेगा। फॉर इट हमारे पास साइन ओमेगा टी जो है वो हमने लिया है 1, इसका मतलब है कि ओमेगा टी जो लिया है ओमेगा टी वो पाई/2 लिया है। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सेकेंड ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था, उसमें निकला था कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या आया था? ये आया था बेटा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आया था साइन ओमेगा टी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स। ये तो ऐसा नहीं आया, ये हमारा आया है, ये हमारे पास आया है एरिया ए के प्रोपोर्शनल एंड साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल, सम के तो प्रोपोर्शनल नहीं आया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और वो जो एरिया था वो ए जो है वो दोनों एरिया का डिफरेंस है, वो यहाँ पर सम नहीं है, तो सम के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज गिवन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन।
तो हम देखते हैं, अगर इसका निकालेंगे तो यही आ जाएगा EMF, क्योंकि इसका एरिया A है, स्टार्टिंग में ही निकाल के हमने दिखाया है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो इस केस में हमारे पास हो गए A, D। These are correct options. Now next problem is for an isosceles prism. For an isosceles prism of angle A and refractive index mu, it is found that the angle of minimum deviation delta m is equal to A. Which of the following options are correct? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये अब हम कुछ सॉल्व करके निकालेंगे। जो मैच करेंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, जो मैच नहीं करेंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले, एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल I1 and the refracting angle R1 at the first refracting surface are related by this। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने एक प्रिज्म शो किया है। ये प्रिज्म है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस से है, और यहाँ पर सेकंड सरफेस से जो एंगल है वो R2 है और एंगल ऑफ इमरजेंस E है। और मिनिमम डेविएशन के लिए ये हम कंडीशन जानते हैं कि I इज इक्वल टू E होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, और R1 इज इक्वल टू R2 मिनिमम डेविएशन के लिए होता है। ये प्रिज्म के लिए होता है और ये मिनिमम डेविएशन के लिए होता है। प्रिज्म में ये कंडीशंस हम तो जानते हैं। अब यहाँ गिवन है एक और रिलेशन हम जानते हैं, वो भी पहले लिख दें। वो ये रिलेशन है कि डेल्टा m जो होता है मिनिमम डेविएशन वो 2i माइनस a होता है। अब यहाँ पर गिवन है कि i इज इक्वल टू a, तो i इज इक्वल टू अगर a पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस a, जो कि हो जाएगा a। सॉरी, ये 2i नहीं गिवन है, ये i नहीं गिवन है, इसकी जगह पे डेल्टा m गिवन है, वो a है, तो ये चीज़ a गिवन है। तो ये a यहाँ पर i हो जाएगा 2i। तो यहाँ से डेल्टा m गिवन था, डेल्टा m जो है वो a गिवन था, ये गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास i आ जाएगा 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू a। अगेन इस रिलेशन को अगर देखें, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A और R1 इज इक्वल टू R2 है, तो अगर R2 की जगह R1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये रिलेशन हमें देगा R1 प्लस R1 इज इक्वल टू A, एम्प्लाइज 2R1 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से R1 हमारे पास आ जाएगा A अपॉन 2। अब A की वैल्यू जो है वो I के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं I अपन 2। तो ये जो ऑप्शन A है ये करेक्ट है, हमारा ऑप्शन A इज करेक्ट। अब ऑप्शन B देखेंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म A आर रिलेटेड बाय इक्वेशन दिस। अब हम इसको अगर सरफेस फर्स्ट बोल दें, तो इस फर्स्ट सरफेस पे अगर हम देखें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान सकते हैं। तो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमारे पास, ये स्नेल रूल क्या होता है, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। यहाँ 1 है हमारे पास, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, θ1 हमारे पास I है sin I, μ2 हमारे पास म्यू है, θ2 हमारे पास R1 है sin R1। तो यहाँ से ऑप्शन बी देख रहे हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो म्यू आया वो हो जाएगा sin I अपॉन sin R1 is equal to sin, as value of I is A, so sin I will be equal to sin A,
अपॉन साइन R1 की वैल्यू है I/2, तो ये हो जाएगा A/2। इसे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, साइन ए का फॉर्मूला, और नीचे साइन A/2। ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 कॉस A/2। इसका मतलब ये हुआ कि A/2 जो आया वो हो जाएगा कॉस इनवर्स μ/2, या यहाँ से हम A निकाल सकेंगे और ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स μ/2। तो ये जो ऑप्शन बी है इसमें तो गिवन है 1/2 कॉस इनवर्स μ/2, जबकि आया है 2 कॉस इनवर्स μ/2, तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब सी पे गौर करेंगे। फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे at the second surface will be tangential to the surface when the angle of incidence at the first surface is this। अब ऑप्शन सी यहाँ पर चेक करेंगे। इसके लिए क्या किया, इसको सरफेस 2 एज्यूम कर लिया और इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है, इसका 1 होगा। इस सरफेस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर स्नेल रूल लगाने जा रहे हैं ऑप्शन सी के लिए। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 यहाँ पर हमारे पास है म्यू, sin θ1 हो जाएगा R2, sin θ1 हो जाएगा R2, तो R2 ये θ1 इज इक्वल टू, सेकेंड साइड में एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, साइन हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो बोले टेंजेंशियली ये इमर्जेंट यहाँ पे इमर्ज हो रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि θ2 जो है वो इसका इमर्जेंस जो होगा वो इसके टेंजेंशियल है, तो θ2 हमारे पास जो है वो हो जाएगा π/2। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन π/2 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन R2 इज इक्वल टू 1/μ। नाउ फॉर प्रिज्म R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। यहाँ से अगर हम R1 कैलकुलेट करें तो R1 हमारे पास आ जाएगा A माइनस R2। ये जो वैल्यू R2 की जो वैल्यू आई है अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये चीज़ आ जाएगा A माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स 1/μ। तो यहाँ से, तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ एंड फ्रॉम सरफेस 1। यहाँ से अगर देखें तो स्नेल रूल अगर लगाएं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इस सरफेस से यहाँ से हमको मिल जाएगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, μ2 sin θ2। तो μ1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 है, ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन θ1 हमारे पास I है इज इक्वल टू μ2 हमारा म्यू है, साइन θ2 R1 है, साइन R1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। अब यहाँ ये जो R1 है ये वैल्यू यहाँ से R1 की ये वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा ये मिल जाएगा म्यू साइन R1 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ये
तो यहाँ से हमारे पास आई आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू, ये वाली पूरी क्वांटिटी साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू। ये आई आ गया। अभी इस रिलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देगा। यहाँ पर एक्चुअली साइन इनवर्स 1/म्यू है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये हमारे पास तो निकला था साइन R2 निकला था 1/म्यू, तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल R2 मान लिया। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन R2 हमारे पास 1/म्यू है, तो इसका मतलब ये 1 हुआ, ये म्यू हुआ। तो ये इसका बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये। तो यहाँ से कॉस R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू। तो करना बस ये है कि इसको लिखेंगे साइन इनवर्स म्यू साइन, इसको लिख देंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस बी, बी की जगह हमारे पास है ये साइन इनवर्स 1/म्यू माइनस कॉस ए साइन बी साइन साइन इनवर्स 1/म्यू। इस म्यू से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा म्यू, ब्रैकेट में साइन ए कॉस, ये चीज़ हमारी आर, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R2 है। यहाँ से R2 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर R2 निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/म्यू आएगा, R2 आएगा साइन इनवर्स 1/म्यू। तो ये चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ हमारे पास जो है ये R2 है, और ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉस R2। कॉस R2 जो है ये हमारे पास ये है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू, ये आ गया माइनस कॉस ए, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 1/म्यू बन गया यहाँ पर कॉस ए, और यहाँ पर आ गया 1/म्यू। म्यू से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए, ये म्यू इस म्यू से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस कॉस ए। अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है कि a इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। यहाँ से अगर कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2 निकालेंगे तो a अपॉन 2 आ जाएगा, तो म्यू अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा कॉस a अपॉन 2, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा 2 कॉस a अपॉन 2। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 साइन ए माइनस कॉस ए, ये सॉरी ये -1 भी है, -1, ये स्क्वायर रूट के अंदर है कॉस ए, ये। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ ये है ऑप्शन सी हमारा, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी अब है फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल टू ए, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब मिनिमम डेविएशन के लिए I इज इक्वल टू ई होता है, ये हमने I इक्वल टू ई लिख रखा है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। तो ये हमारा A/2 और ये भी A/2 दोनों बराबर एंगल हो गए, ये बराबर एंगल हो गए, ये पूरा 90 है,
इधर से भी ये पूरा इतना 90 है, चूँकि ये नॉर्मल है, डॉटेड लाइन नॉर्मल है, तो ये एंगल इधर का लेफ्ट वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये पूरा 90 है, ये R1 है, तो ये इतना हो जाएगा 90 माइनस A/2, ये चूँकि A/2 है, 90 माइनस A/2 इधर से भी हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रिज्म है, तो अब ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल तभी बराबर होंगे जब ये जो हमारी पास लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाए, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ये एंगल इसके बराबर तभी हो सकता है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप हमने दिखाया है प्रिज्म का, तो इसमें ये एंगल तो A है और ये आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब है कि ये बेस एंगल जो होंगे ये बराबर बराबर के होंगे, और यहाँ पर ये भी बराबर बराबर के एंगल हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया हमारा, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस हुए वो हुए A, C एंड D। अब यहाँ पर हमारा जो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इन द सर्किट शोन L इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड एंड R इक्वल टू 1 किलो ओम। They are connected in series with an AC source V इक्वल टू V0 sin omega t as shown. Which of the following options is are correct? तो 4 ऑप्शंस हैं, ये सर्किट है, 4 ऑप्शंस हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. At omega equivalent to 0, the current flowing through the circuit becomes nearly 0. C option, at omega very greater than 10 to power 6 radian per second, the circuit behaves like a capacitor. And in option D, it is given that the current will be in phase with the voltage if omega is equal to 10 to power 4 radian per second. चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हमने LCR सर्किट इस डायग्राम में दिखा दिया है जो गिवन है। जो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस होता है वो इस फॉर्मूले से गिवन होता है, tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब अगर करंट वोल्टेज साथ फेज में है तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इफ़ करंट इज इन फेज विद V, देन जो फाई है वो 0 हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास मिल जाएगा 0 tan phi 0, tan 0 होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC। ये रेजोनेंस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसे ओमेगा नॉट भी बोल देंगे, ओमेगा नॉट। तो जिस समय वोल्टेज और करंट फेज में है, या कहें कि जिस समय ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई है, उस समय हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो R पे डिपेंड नहीं करती, इसमें R नहीं आया, R पे डिपेंड नहीं करती। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी पे गौर कर रहे हैं कि एट ओमेगा इक्विवेलेंट टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। इसको जरा चेक करेंगे। अब सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब अगर इसमें ओमेगा टेंस टू 0 कर दें या इक्विवेलेंट टू 0 कर दें तो हमारे पास Z जो है वो
इनफाइनाइट आ जाएगा। और इस केस में चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, फिर उसका स्क्वायर भी इनफाइनाइट, उसमें आर स्क्वायर जुड़ेगा, इनफाइनाइट रहेगा। तो इस केस में जो करंट आई हो जाएगी V अपॉन Z सर्किट में, वो हमारे पास जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी है at omega very very greater than 10 to power 6 रेडियन पर सेकेंड द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। इसे चेक कर लेते हैं। अब अगर ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10 टू पावर 6 रेडियन पर सेकेंड हो जाए, कहने का मतलब है कि ओमेगा काफ़ी बड़ा हो जाए, तो इस केस में जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये टर्म डिक्रीज होगा, मींस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और ये टर्म जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये टर्म इंक्रीज होगा। तो ये इंडक्टर की तरह से सर्किट जो है वो बिहेव करेगा। तो ये सर्किट जो है वो इंडक्टिव हो जाएगा। तो इस केस में सर्किट क्या हो जाएगा? इंडक्टिव हो जाएगा, इंडक्टिव। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। सी जो है ऑप्शन वो इनकरेक्ट हो गया, ये जो है ये इनकरेक्ट हो गया। अब डी पे गौर करेंगे। इसमें कहा गया द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल। एल हमारी 1 माइक्रो हेनरी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू पावर -6, और सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड का मतलब हुआ 10 टू पावर -6 फैरेड। ये हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू पावर -12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। तो जो डी ऑप्शन है उसमें यहाँ पर बोला गया है 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आई 10 टू पावर 6, तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट हो गया।